बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। अगर काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर हो जाना है अपने वक्त पर, तो अब वो महीना शुरू हो गया है जिसको आप प्रैक्टिकली उनका फाइनल फेज़ कह सकते हैं। अब तकरीबन 55 दिन बाकी हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर हो जाना है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, लेकिन अगर आइन तब्दील हो जाता है तो काजी फाइज ईसा और उनकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो आखिरी 55-54 दिन बाकी हैं, इसमें काजी फाइज ईसा के लिए एक नया चैलेंज सामने आ गया है। वैसे तो हर बंदा पुर यकीन है कि काजी फाइज ईसा साहब को 13 जनवरी के उन्वान से याद रखा जाएगा तारीख में, लेकिन एक और अब एलिमेंट और एक नया काम हुआ है। आपको मालूम है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका मामला अब एंड अप होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। क्या इस मामले को जाते जाते काजी साहब निपटाएंगे, क्या करेंगे, क्या उनको करना चाहिए था और क्या उन्होंने नहीं किया? अदील के पास जाने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, और इस जुज़ियात में तारिक महमूद जहांगीरी का केस भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बैकग्राउंड ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, और उसकी कॉपी भेजी इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर मौजूद सबसे बुलंदो बाला इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को वो कॉपी भेजी गई, रजिस्ट्रार को भेजी गई, और उनको ये बताया गया कि हमें मदाखलत का सामना है, और मदाखलत इतनी बदतरीन है कि इंसिडेंट्स कोट किए गए जजेस के बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, कैमरों से लेकर उनके करीबी फैमिली के लोगों के अगवा से लेकर बाकी वाक़यात कोट करते हुए ये कहा गया कि जो सियासी नौइयत के मुकदमात हैं उनमें मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और हमें बताया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। अब वो मामला तो क्या होता, काजी फाइज ईसा साहब गए और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने कहा कि ये जो वाक़यात हैं, तासुर उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि ये तो वाक़यात हैं माजी के, ये उस वक्त के जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं था। जब से मैं चीफ जस्टिस बना उसके बाद से पाकिस्तान की अदलिया में कोई मदाखलत नहीं हुई, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाए। और अब हमारे सामने मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे जज, और इसके ऊपर मैं जजमेंट देने वाला कोई नहीं होता, अदील सरफराज भी इस पर जजमेंट नहीं दे सकते कि उनकी डिग्री असली है या जाली है, जो कुछ भी है। लेकिन ये सबको मालूम है कि एक शख्स 30 साल 35 साल का करियर अपनी वकालत में मुकदमात, आप अगर फहरिस्त गिने, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, प्रोफेसर एहसन इकबाल से लेके बहुत सारे लोग जिनको मुकदमात जीत के दिए, जिन्होंने उसे इस काबिल समझा उस जज उस वक्त के वकील को कि ये हमारा केस लामहला यही लड़ेगा और ये जीत के दे सकता है। जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है उसका प्रेसिडेंट रहा हो, और जो एडवोकेट जनरल रहा हो, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल गालिबन वो भी रहा हो, ये इस तमाम ओहदों पर मुख्तलिफ अदवार में सर्व करता रहा हो, और फिर उसकी अपॉइंटमेंट हुई हो इमरान खान के दौर में बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और वो भी सबको मालूम हो कि उस वक्त की सेम पेज वाली इमरान खान की हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे थी, वो ये नहीं चाहती थी कि तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तैनात हों। तो वो उस वक्त की स्क्रूटनी से भी अपनी डिग्री समेत बच गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन गया। लेकिन जैसे ही टेरियान केस का फैसला दिया, इन 6 जजेस का ख़त में वो शामिल हुए, और फिर इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें उन्होंने जसारत कर ली कि भाई फॉर्म 45 ओरिजिनल लेकर आए, अपना बयान हल्फी लेकर आए, ये सब कुछ लेकर आए। तो फिर उनकी डिग्री, उनके बच्चों की सफरी दस्तावेज़ात और फिर रेफरेंस और ये तमाम मामलात हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का अभी तक अपने दौर में अदलिया में मुबैना मदाखलत के हवाले से क्या किरदार रहा है, और अब ये जो केस है इसने एंड अप होना है आर्टिकल 209 के तहत। जो भी मामला, जो भी रेफरेंस जाएगा किसी भी जज के खिलाफ, वो डिस्कस होगा, उसका फैसला होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या मामला मुमकिन तौर पर हो सकता है? अदील सरफराज, लंबी तमहीद, ओवर टू यू। सर, बुनियादी तौर पर तो देखें, मामला जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही डिसाइड करना चाह रहा है। हम और आप तो जज नहीं हैं, और ना ही हम जज कर सकते हैं उस जज को। ये बात अलग है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला मुझे इतना जल्द जाता नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी कुछ और वजूहात भी हैं। आपको मालूम ही है, जो 2 रोज़ से ड्रामा चल रहा है, आपने देखा किस तरह गिरफ्तारियां होती हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है एक प्रोफेसर को, और इस दौरान फैसला होता है सिंडिकेट का जज साहब की
जो मुबैना डिग्री है उसके ऊपर। तो अगर ये मामला इवेंचुअली आता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तो ये तमाम चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कस तो होंगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो कि इस वक्त अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बज़ाहिर वहाँ पर अक्सरियत में है, और अदरवाइज़ अगर हम देखें इस मामले को, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो लेगेसी है उसके ऊपर हम मुतअद्दिद दफ़ा बात भी कर चुके हैं, और मैंने अपने उन कुलीग से भी ये सवाल बार बार पूछा है जिनके दिल के किसी गोशे में ना अभी काजी फ़ायज़ ईसा साहब से मोहब्बत है। तो ये सवाल फिर आपको खुद से भी पूछ लेना चाहिए था। हम तो अब काफ़ी हद तक मातूब हैं। बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है सर, उन लोगों से जब पूछा गया तो वो ये समझते हैं कि काजी साहब ने जो लेगेसी बनानी थी वो तो बना चुके हैं, तो अब ऐसा कोई एडवेंचर वो कर नहीं सकते या करना नहीं चाहेंगे, और अगर उन्होंने करना होता तो शायद उसका कुछ टीज़र हमें दिखा चुके होते हैं, मगर वो नहीं दिखा रहे। वो उसी डगर पे चल रहे हैं जिस डगर पर वो 13 जनवरी को चल रहे थे। तो अगर ये मामला इवेंचुअली आप कह रहे हैं लैंड करता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से वही फैसला एक्सपेक्टेड है जो हम और आप यहाँ पर बैठकर अंदाज़ा कर सकते हैं, जो हमने 13 जनवरी के फैसले से कबल किया था। ओवरऑल काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनके सामने ये जब जजेस ने मामला भेजा उसके बाद हमने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखा है कि एक क्लोज डोर मीटिंग फुल कोर्ट की, उसके बाद यकरुकनी कमीशन, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, उसके बाद उस मामले के ऊपर बेंच बन जाना और उस बेंच की एक मोअज़्ज़िज़ रुकन का बीमार हो जाना, और उसकी आखिरी समाअत ग़ालिबन मई के महीने में हुई थी, और उसके बाद से उसका ना रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना, ना उस मामले पर कोई पेशरफ्त होना। क्या काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी जो जजेस हैं, अपने ब्रदर जजेस हैं, अपने साथ बेंच में बैठे हुए हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, उनके लिए कैसा उनका आपके ख्याल में रहा है मामला, और क्या ये जो करंट एपिसोड हम देख रहे हैं ये काजी साहब के किसी स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेने की वजह से? एग्जैक्टली, ये तो बात दीवार पर लिखी नज़र आ रही है सर कि काजी साहब ने अगर उस वक्त बर वक्त कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे दिया होता तो ये सब बातें आज ना हो रही होती। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हों, जस्टिस बाबर सत्तार हों, या दीगर फाजिल जजेस साहिबान हों जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जो सिग्नेटरी हैं उस 6 जजेस के ख़त के, ये तमाम तर उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन्स चलती रही हैं और अब भी चल रही हैं वो रुक जाती। मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इन हिज़ ओन विज़डम वो उन्होंने क्या सोचा, क्या सोच कर उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर कहा कि आप पर ये लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं इनकी तहकीकात भी आप ही करें। बहरहाल वो बैक फायर किया। उसके बाद जो आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया वो बिल्कुल ऐसे ही है। सर देखें, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास बड़ा एक सुनहरी मौका था। मैं ये मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ, 6 जजेस ने उन्हें एक सुनहरी मौका दिया था, और ये आप अग्री करेंगे कि माजी करीब में किसी भी चीफ जस्टिस को ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपने हाउस को इन ऑर्डर कर ले और उसके लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड भी मिल जाए। पहले जजेस साहिबान आते थे, उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते थे, माज़रत के साथ वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को मलूज़े खातिर रख कुछ इदारों पर तनकीद करते थे, कुछ इदारों पर फैसले करते थे, और हम जैसे कुछ नादान समझते थे कि ये शायद स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं और ये इनकी तबीयत में है और ये इस तरह की कोई मुदाखलत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी में जुर्रत नहीं होगी उनकी अदालत में मुदाखलत करने की। मगर बाद अज़ा हमें ये मालूम हुआ कि भाई वो हम गलत थे, वो वहीं खड़े थे, बस उनके मफादात थोड़े से मुख्तलिफ थे, वो उन मफादात के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पर भी बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है। अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस मौके को गनीमत जानकर एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे देते तो ये तमाम तर वाक़यात जो आप सीक्वेंस बता रहे हैं कतन ना होते। और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की आप बात कर रहे हैं, उनकी डिग्री के हवाले से देखें सर, ये वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं या वो जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और हम समेत बहुत से लोग जो कोर्ट्स को कवर करते हैं वो ये कहते हैं बड़ा अनप्रेसिडेंट और ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। अब बड़ा आप कह सकते हैं कि इदारे में अब कुछ हो जाएगा और इदारा जो है वो ख़ुद को महफूज कर पाएगा। मगर इवेंचुअली जब हम जिन जज साहिबान की बात कर रहे हैं कि क्या काजी साहब उनको इंसाफ देंगे, भाई जब उन्होंने ख़त लिखा था उन जज साहिबान को अपने घर पर बुलाकर जिस तरह की टोन उनके साथ अपनाई गई थी, जिस तरह के काउंटर क्वेश्चंस उनसे किए गए थे, उसके बाद तो उन जज साहिबान को भी यकीन है कि उनको वहाँ से वो नहीं मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो काजी साहब आपने कहा कि ये मौका था वो ये कर लेते और हाउस इन ऑर्डर कर लेते, तो वो हाउस इन ऑर्डर उन्होंने आपके ख्याल में कर नहीं लिया? वो जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो रिकाउंटिंग का केस था उसमें जो उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं
वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर जाते हैं। एहतराम करो आईनी इदारा। मैं जैसे पहले मैं बात कर रहा था, तो वो खड़े हम लोग समझते थे कि स्टेटस को चैलेंज करेंगे, पर कुछ और होता है उन जजेस साहिबान की जहन में। वो फिर अब हमें देखा इस एक साल दौर के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा किस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब देखें, आपने भी बात की जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा की अदम दस्तयाबी की, उनकी तबीयत ख़राब होने के बायस ये मुकदमा टेकअप नहीं हो सका मई के बाद से। अब मई के बाद से अब आप देख रहे हैं कितना अरसा गुजर चुका है, मुकदमे की समाअत नहीं, मई की भी नहीं बल्कि मई से भी पहले का मुकदमा डिले है। और जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब हैं, उन्होंने 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था और उस वक्त ये तासुर दिया था शफाफियत को मलूज़ खातिर रख कि हम उन जजेस साहिबान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बना रहे हैं जो इस वक्त दस्तियाब हैं, अदरवाइज वी वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ फुल कोर्ट। उसके बाद पहली समाअत हुई, मालूम हुआ कि भाई जजेस साहिबान बेशक अवेलेबल हों, ये 7 रुकनी बेंच ही कंटिन्यू करेगा, चले आपकी चॉइस है। उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने रिक्यूज़ कर लिया, उनकी भी हमें समझ में नहीं आती, वो अपने उनके सोच के साथ चलते हैं। 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत को जारी रखा। बड़े पर्टिनेंट सवालात उठा रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, इवन जस्टिस अतर मिनल्ला भी उस बेंच का हिस्सा थे, आपको याद होगा। उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए थे और उसी केस में हम ये आज जो बात करते हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, दीगर हाई कोर्ट्स ने भी गवाही दी है उनके हक़ में कि भाई मुदाखलत हो रही है। वो उसी ख़त के नतीजे में लिए गए आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान तमाम हाई कोर्ट्स की फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई। उन फुल कोर्ट मीटिंग्स के मिनट्स भेजे गए सुप्रीम कोर्ट को और तमाम ने ही माँ सिवाय एक बलोचिस्तान के, उन्होंने भी टू सम एक्सटेंट बात वही की थी मगर एक शेर से उन्होंने इत्तेफाक किया था। अदरवाइज़ तमाम हाई कोर्ट्स की आप देख लें, सिंध को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, बलोचिस्तान को, ये लाहौर को देख लें, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कंसर्न शो किए गए थे। उसके बाद लग यूँ रहा था कि काजी फायज़ ईसा साहब इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करेंगे, मगर उन्होंने नहीं किया। अब देखिए बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करना, अब ये आप बात कर रहे हैं जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा की अदम दस्तयाबी की, अब 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करती है बेंच बनाना। मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं उनसे ख़ुद पूछा था, मैंने पूछा कि सर इंतहाई अहम मुकदमा है, क्यों कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। उन्होंने अच्छा वो इससे पहले कि जवाब देते फिर मैंने उनसे एक और सवाल ये पूछा कि क्या जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा की अदम दस्तयाबी के बायस, उन्होंने कहा देखें वो भी वजह है बट वो इतनी बड़ी वजह नहीं है। अगर हम देखें तो हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। जज साहब की जो दस्तयाबी है वो एक बहुत बड़ी शर्त नहीं है, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो मुझे ये लगा, आपको याद होगा मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा के जाने के बायस जो मुकदमात नहीं चल रहे थे वो अब आगे बढ़ेंगे, उनमें बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट होंगे। एक मुकदमा हो गया था, वो फौजी अदालतों का था और इस मुकदमे में बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। और ये सर असल सवाल है और ये सवाल सिर्फ काजी फायज़ ईसा साहब पर नहीं है, ये सवाल है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी। 3 रुकनी कमेटी का वो भी हिस्सा है, वो क्यों कर इस मामले को टेकअप नहीं कर रहे। कमेटी में आप अगर एजेंडा चीफ जस्टिस ने देना है तो आप उनसे सवाल तो कर सकते हैं, मिनट ऑफ द मीटिंग भी सामने आते हैं। हमारे सामने आज तक ये मामला ज़ेर बहस नहीं आया। अरशद शरीफ साहब के बेंच में किसने बैठना है किसने नहीं बैठना, उस पर जजेस साहिबान की बात भी सामने आ जाती है। मगर ये जो हम तो यही समझते हैं काजी फायज़ ईसा साहब की जो लेगेसी है सर, वो एक 13 जनवरी का फैसला है, उसके बाद 6 जजेस का खाता है, बाकी सारी चीज़ें उनके गिर्द ही घूम रही हैं, सारी उनके गिर्द घूम रही हैं। और ये जो चैलेंज है काजी साहब के सामने, जहांगीरी चैलेंज, ये जहांगीरी चैलेंज अदील की अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर तो 26 अक्टूबर को काजी साहब जा रहे हैं तो उस वक्त तक तो ये मामला कोई रुख इख्तियार शायद ना करे और ये शायद आने वाले चीफ जस्टिस और उनके सर आइडियली अगर आप देखें ना तो ये मामला 26 तारीख से पहले टेकअप नहीं होना चाहिए। मैं अब आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ और उस दौरान स्टेटस चीफ जस्टिस खुद रिटायर हो रहे हैं। अब देखें, हम 2 रोज़ कबल हमने एक वीडियो की, उसमें हमने यही बात की, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के लिए और फिर जजेस के भी आपने नाम मंगवा लिए हैं हाई कोर्ट्स में, जो तैनातियाँ करनी है आपने जजेस की असामियाँ पुर करनी है। आपने क्यों बुलाया है? अपनी रिटायरमेंट से तकरीबन 1.5 महीना पहले 13 तारीख को है इजलास जुडिशल कमीशन का, आपको नहीं बुलाना चाहिए था। अव्वल तो ये कि जब आपके पास मौका था, आपको जब मंसूर अली शाह साहब ने वो ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया उन तरमीम का जो जुडिशल कमीशन रूल्स में करनी है, आपने उनको मौखर कर दिया। उस बुनियाद पर जो आइनी तरमीम पेश की गई, आइनी तरमीम का बहाना पेश किया गया वज़ीर कानून साहब की जानिब से, जो कि उस वक्त भी हवाओं में थी और आज भी हवाओं में है, आपने उस मामले को मौखर कर दिया 6 माह के लिए। अब अचानक से आप अपनी रिटायरमेंट से कबल वो भी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि भाई ये मेरे दौर में रूल्स बन गए हैं जुडिशल कमीशन के, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। ये तो सर एक जज को घर भेजने की बात है,
इवेंचुअली घर ही जाना है ना। जज साहब ने अगर मिसकंडक्ट साबित हो गया तो आप क्यों कर ये काम करेंगे? मैं तो यही समझता हूँ कि उससे फिर सवालात उठेंगे कि आपका मकसद यही था। उस 6 जजेस के ख़त पर जो आपने रद्द-ए-अमल उस वक्त नहीं दिया जो देना चाहिए था, उसके बाद आपने इंतज़ार किया, माहौल बना, उन्हीं में से एक जज साहब, उस वक्त हमारे बहुत से दोस्त जो हम जिनसे डिसएग्री करते थे वो कहते थे देखिएगा जिन्होंने ख़त लिखा है ना यही काजी साहब घर भेजेंगे। तो आज मामलात उस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। मामलात उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक अनोखा वाक़या और एक अजूबा है कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के आइन के तहत बनने वाली दूसरी सबसे बड़ी अदालत, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इनका दायरा कार उतना फैला हुआ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दायरा कार है वो पूरे मुल्क पर फैला हुआ है, और उसका जज बनने में मुबैना तौर पर एक शख्स कामयाब हो गया। यानी मुकदमा ये है, इल्ज़ाम ये है कि जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं थी, जिसकी डिग्री जाली कही जा रही है, उसकी डिग्री को मनसूख कर दिया गया है। आज तो तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज हैं, जो कि एक बड़ी पावरफुल पोजीशन होती है, और इस पोजीशन पर बैठा हुआ बंदा फेवर्स भी ले सकता है, अपने हक में कुछ करवा भी सकता है। लेकिन वो तारिक महमूद जहांगीरी जो आज से 30, 35, 32 साल पहले फॉर एग्ज़ाम्पल इस शोबे में आए थे, वो एक मुबैना तौर पर इस केस के मुताबिक एक जाली डिग्री को लेकर इस मकाम तक कैसे पहुंच गए? अगर ये बात दुरुस्त है। इसमें एक चीज़ ऐड करनी है। मेरी एक दो जगह एक दो लोगों से बात हुई थी जो बड़े आप कह सकते हैं कि आला ओहदों पर तैनात हैं। वो ये समझते हैं कि देखें, आप ये ना सोचें कि इदारों को नहीं मालूम या उन लोगों को नहीं मालूम जिन्हें आज मालूम हो गया कि इनकी डिग्री जाली है। ये मालूम होता है तभी ये लोग जज बनते हैं, और फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये केस है ना हमारे सामने, अगर तो ये बात दुरुस्त है, और इसी तरह बहुत से ऐसे जजेस साहिबान हैं, ये एक आप कह सकते हैं तरीकाकार भी होता है ना कि ऐसे ही लोगों को जज भी लगाया जाता है जिनको बाद अज़ां नहीं, ये तो अब जाहिर है कि इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि हैरान कुन तौर पर कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने जो जजमेंट दी है, उन्होंने जज को सुने बगैर जजमेंट दी है। और एक जज ने भी प्रोफेसर साहब को, हाँ, वो प्रोफेसर रियाज अहमद साहब जो हैं, कीमिया के जो प्रोफेसर हैं, उनकी भी केमिस्ट्री जो है वो ऊपर नीचे वो उनके बकौल जो है वो हुई है। इस तमाम वो फार्मूला जो है वो मिक्सअप कर दिया है, कुछ एसिड्स को मिलाने की कोशिश की गई, ये सारा मामला हुआ। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग फेज़ है पाकिस्तान की तारीख का, सेटल हो जाएगा, आने वाले वक्तों में भी इस पर बात होगी। लेकिन काजी साहब इफ़ एट ऑल ही इज़ गोइंग ऑन 26 अक्टूबर, ये एक बड़ा जहांगीरी चैलेंज उनके सामने मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और दिल सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।